Good morning, dear students. Here I'm going to discuss the answer key of your previous test number 4 from the Bohr's model of atom. Okay, so let's log in. हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए आपकी फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन इज। तो हीलियम आयन का जो फिफ्थ ऑर्बिट है उसके लिए आप फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर सकते हो? लेट मी शो यू द फॉर्मूला here I have solved. Yes, here you can see to calculate the radius of fifth orbit the formula should be r is equals to a naught n square by z. a naught आपका कांस्टेंट है 0.529 और n आपका क्या है, द नंबर ऑफ ऑर्बिट, और उन्होंने फिफ्थ ऑर्बिट की बात करी है तो n की वैल्यू 5 फिल कर दोगे, अपॉन z होता है। तो z बेटा हाइड्रोजन के केस में तो हम 1 होता है तो इसलिए कंसिडर ही नहीं करते हैं, लेकिन हीलियम है यहाँ पे तो इसके केस में आपके पास जो z है वो 2 आ जाएगा। तो सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6.6125 आंगस्ट्रॉम। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका और आंसर आपका वैसे ये हो जाएगा। यहाँ पे मैंने गलती ये कर दी कि टाइपिंग टाइम पे 0.66 लिखा गया 6.6 की बजाय, बट स्टिल आप देख के ये आंसर कर सकते थे, बट चलो कोई बात नहीं। उसके बाद में आ जाता है सेकंड क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज़ नेगेटिव। डेफिनेटली येस, आपको पता ही है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को अराउंड द न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल प्लेस करते हैं तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आया था दैट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी नेगेटिव। और वो नेगेटिव एनर्जी क्यों है, यहाँ पे क्या रीज़न दिया है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड। तो डेफिनेटली नो, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो उसकी एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, अगर प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है तो उसकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब वहाँ पे रीज़न क्या था कि जब हम इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कंसिडर करते हैं तब वो फ्री है, तब हम उसकी एनर्जी ज़ीरो कंसिडर करते हैं, बट व्हेन we move or when the electron move towards the nucleus then due to the force of attraction the energy is released। तो ऑलरेडी उसकी एनर्जी ज़ीरो थी तो रिलीज होने के बाद डेफिनेटली नेगेटिव में जाएगी, सो दैट्स वाई द एनर्जी इज़ नेगेटिव, सो आंसर विल बी फॉल्स। हाँ जी, द नेक्स्ट इज वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज़ की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ 6561 आंगस्ट्रॉम है। अब बेटा बाल्मर सीरीज़ उसके लिए हमेशा जो n1 की वैल्यू है वो तो 2 ही होती है, ये तो आपको पता ही है ना, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट एंड फंड। तो बाल्मर के लिए n1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। और रही बात फर्स्ट लाइन की, तो आपको पता है कि बाल्मर सीरीज़ की फर्स्ट लाइन कौन सी होती है, फर्स्ट लाइन मीन्स इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके सबसे पहले लेवल पे गया होगा, सबसे पास वाले। तो सेकेंड लेवल के सबसे पास वाला लेवल कौन सा है, एक्साइटेड वन 3। तो इसका मतलब फॉर द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन n1 विल बी 2 एंड n2 विल बी 3। इतना क्लियर हो गया, उसकी वेवलेंथ आपको दे दी। नाउ दे आर आस्किंग कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन। तो सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सेकेंड मीन्स n1 2 होना चाहिए और n2 आपका 4 होना चाहिए। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, यहाँ से आप देख सकते हो मैंने दोनों को कंपैरिजन में लिखा है। लेफ्ट साइड पे ये 9th क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, लेफ्ट साइड पे लिखा मैंने फर्स्ट लाइन, राइट साइड पे लिखा मैंने सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन के लिए n1 2 n2 3 और इसकी वेवलेंथ गिवन है, और सेकंड लाइन के लिए n1 2 होता है n2 4 होता है, लेकिन उसकी वेवलेंथ कितनी है ये क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए, हमने ये फाइंड करना है। तो आप रिडबर्ग फॉर्मूला लेफ्ट साइड पे लगा दो, तो यहाँ से आर एच की वैल्यू आ जाएगी, कुछ सॉल्व करके आप देख सकते हो, है ना। और सिमिलरली राइट साइड पे भी वैसे ही सॉल्व करो, जो आर एच की वैल्यू लेफ्ट साइड से ऑब्टेन हो रही है वही फिल कर दो। ठीक है, तो ये तो ईजी था, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन ये करवाया हुआ है ऑलरेडी लाइव क्लास में। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि इन केस अगर आपको ये डाटा नहीं गिवन होता, फर्स्ट लाइन वाला, अगर आपको ये वेवलेंथ नहीं देते कि फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ 6561 एंगस्ट्रॉम है, तब भी आपका न्यूमेरिकल यहाँ से निकल ही जाना था। वाई, बिकॉज देखो n1 भी पता था हमें सेकेंड लाइन के लिए, n2 भी पता था, रिडबर्ग कांस्टेंट अगेन इट इज़ अ कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भी पता है, तो इतना झंझट ही नहीं है। आप डायरेक्टली रिडबर्ग की वैल्यू फिल करो, आपका तब भी आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे कंपैरिजन करके भी कर सकते हो, और डायरेक्टली फ्रॉम बाय टेकिंग द सिचुएशन of that we having a Rydberg constant, the value of Rydberg constant is 1.097 into 10 to the power 7. So by considering that value you can calculate
दिस टर्म इंडिपेंडेंटली। ओके, इतना क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से 4860 आपका आंसर आ रहा है। उसके बाद में क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ N2 इन रिडबर्ग फॉर्मूला फॉर द लिमिटिंग लाइन। तो बेटा लिमिटिंग लाइन क्या होती है? किसी भी स्पेक्ट्रम में जो फर्स्ट लाइन होती है वो होती है कि सबसे नियर वाला जो लेवल होता है, सबसे नियर वाला एनर्जी लेवल, उसकी बात करेंगे। तो जब हम लिमिटिंग लाइन की बात करते हैं तो इसका मतलब इसके बाद में कोई लाइन एग्जिस्ट करती नहीं है, इतनी दूर किसी लेवल की बात कर रहे हैं। सो डेफिनेटली दैट शुड बी इन्फिनिटी और इन्फानाइट आप लिख सकते हो। तो इन्फानाइट जो लेवल होता है आपका उसको हम लिमिटिंग लाइन बोलते हैं। तो N2 हमेशा क्या होगा? इन्फिनिटी होगा फॉर द लिमिटिंग लाइन। और हाँ जी, इस केस से रिलेटेड आपको और भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अगर लिमिटिंग लाइन है तो उसकी वेवलेंथ क्या होती है? अब बेटा लिमिटिंग लाइन सबसे दूर होती है ना? तो उसकी एनर्जी क्या होती है? एनर्जी गैप होता है मैक्सिमम। फ्रीक्वेंसी क्या आएगी लाइन की? मैक्सिमम। लेकिन वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो वेवलेंथ आती है मिनिमम। तो कई बार आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है। ओके, द नेक्स्ट इज इफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोहर्स ऑर्बिट इज E। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि देखो, अगर आप हाइड्रोजन एटम के सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी निकालते हो, सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी निकालते हो और उसकी वैल्यू को हम E कंसिडर करते हैं, देन व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट। तो अगर बोहर के सेकेंड फर्स्ट ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? अच्छा, हम ना एनर्जी निकाल के ही देख लेते हैं क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला तो है ही। तो आप कैसे निकालोगे? यहाँ पे मैंने कहाँ करा है, हाँ जी यही है द सिक्स्थ क्वेश्चन। यहाँ पे देखो एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट है ना, उन्होंने दे रखी है, तो हम निकाल के देख लेते हैं। देखो भाई, सेकेंड ऑर्बिट अगर आपके हाइड्रोजन एटम का है तो एनर्जी का फॉर्मूला तो सीधा ही है, दैट -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेकेंड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 2 फिल कर दी, 2 का स्क्वायर करा तो आपका आ गया यहाँ पे -13.6 अपॉन 4। अब उन्होंने कहा है ये जो वैल्यू आ रही है ना आपकी एनर्जी की, इसको हम E मान के चल रहे हैं। ठीक है, हमने भी कंसिडर कर लिया कि ये जो हमारी एनर्जी की वैल्यू है दिस विल बी इक्वल्स टू E। अब उसके बाद में क्या पूछ रहे हैं? दैट कैलकुलेट द एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला तो यही रहना -13.6 अपॉन n², n की वैल्यू बस 1 आ जानी है। तो देखो भी अब हमारा आंसर आ रहा है -13.6, लेकिन हमें जो आंसर है वो E की फॉर्म में चाहिए। मैंने इसको 4 के साथ डिवाइड कर दिया, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो फर्स्ट टर्म है आपकी ये वाली, ये क्या बन जाएगी? दिस विल बी इक्वल्स टू E। तो 4 साथ में आ गया, सो योर आंसर विल बी 4E। ठीक है, तो माइनस आप लगा सकते हो बिकॉज द एनर्जी इज नेगेटिव। ठीक है, एज पर द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अ सोर्स ऑफ लाइट एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। हाँ जी बेटा, तो ये बिल्कुल गलत है बिकॉज आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है वो बिलीव करती है दैट व्हेन एवर अ सोर्स एमिट अ लाइट इट एमिट्स द लाइट कॉन्टीन्यूसली। ठीक है, लाइट कॉन्टीन्यूस मैनर में जो है एमिशन करती है, लेकिन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है? दैट जो एनर्जी है किसी भी सोर्स से जो लाइट एमिट हो रही है वो डिसकॉन्टीन्यूस मैनर में एमिट होती है, बिकॉज इन्होंने कंसिडर करा ना दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। तो सारी वैल्यूज़ पॉसिबल ही नहीं है एनर्जी की, ओनली सर्टेन वैल्यूज़ आर पॉसिबल। ठीक है जी, तो आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स, डिसकॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। द नेक्स्ट इज द सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दैट लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। ओके, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 टाइप की सीरीज आती हैं, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड फंड। जिसमें से बेटा आपकी जो फर्स्ट सीरीज़ है लाइमन वो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है, जो बाल्मर सीरीज़ है सेकेंड वाली वो विजिबल रीजन में लाई करती है, और जो लास्ट वाली 3 हैं वो इंफ्रारेड में लाई करती हैं। तो यहाँ पे आपको इनमें से बाल्मर ज़्यादातर पूछ सकते थे, लेकिन मैंने उल्टा डाल दिया यहाँ पे लाइमन का। तो लाइमन सीरीज़ आपकी क्या करती है? लाइमन सीरीज़ आपकी अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करेगी। हाँ जी, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे कम फ्रीक्वेंसी यानी सबसे राइट साइड कौन सी रेडिएशन आती है? तो बेटा कॉस्मिक, गामा, एक्स रेज एटसेट्रा ये सारा मूव करते टाइम आपको पता है सबसे एंड में कौन सी आती है? माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। ठीक है, तो माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, एनर्जी बहुत कम होती है, लेकिन वेवलेंथ मैक्सिमम होती है।
लार्ज हो सकती है, मैक्सिमम नहीं कह सकते क्योंकि रेडियो वेव्स भी आते हैं इसके बाद। हाँ जी, द नेक्स्ट इज कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइन एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम फोर्थ एनर्जी लेवल टू सेकेंड एनर्जी लेवल। तो अगर हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ एनर्जी लेवल से सेकेंड में जो है कम बैक कर रहा है और रेडिएशन एमिट कर रहा है, तो उस रेडिएशन की आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो सिंपल रिडबर्ग फार्मूला आप अप्लाई करोगे। ठीक है जी, तो रिडबर्ग फार्मूला आप कैसे अप्लाई करोगे? क्वेश्चन आपका रहा ये वाला, ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो मैंने सॉल्व किया हुआ है। रिडबर्ग फार्मूला 1/λ इज इक्वल्स टू RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो हाइड्रोजन के लिए n1 हो गया 2, n2 हो गया आपका 4। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, सारी वैल्यूज इस फॉर्मूला में फिल कर दो, सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा इन द एंड। अब जो आंसर आ रहा है वो 10⁻⁻7 में आ रहा है, तो इसको मैंने -9 में कन्वर्ट करके नैनोमीटर में आंसर कर दिया। ठीक है बच्चा, हो गया यहाँ तक आपका। अब इसके बाद में आपका लास्ट क्वेश्चन, ओहो मैंने आंसर तो टिक नहीं करा। हाँ जी, द लास्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। अगर आपने किसी इलेक्ट्रॉन को किसी एटम से बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए आपको जितनी एनर्जी चाहिए दैट विल बी योर आयोनाइजेशन एनर्जी, और निकालनी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो बेटा आप सॉल्व कैसे करोगे? अब देखो बात किसकी कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो भी फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी किस ऑर्बिट में है, फर्स्ट ऑर्बिट में। तो जितनी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए वैल्यू असाइंड है वही वैल्यू इलेक्ट्रॉन की होगी। अब हमने उसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने का मतलब है कि हमने उसको बहुत दूर तक एक्साइट कर देना है। तो हम इन्फिनिटी लेवल कंसिडर कर लेंगे कि हमने बिल्कुल उसको इन्फानाइट डिस्टेंस तक लेके जाना है, मीन्स कि वो वापस ना आ सके। तो इसका मतलब हो गया कि हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। तो इसका मतलब आपको जो इन्फिनिटी लेवल की एनर्जी होगी उसमें से फर्स्ट लेवल की एनर्जी को माइनस कर देना है, तो आपका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसका आंसर आ जाएगा। और ये रहा, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। द फोर्थ वन आई हैव सॉल्व। आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालते हो? ई इन्फिनिटी माइनस E1, क्योंकि हाइड्रोजन केस की बात हो रही है। ई इन्फिनिटी का फॉर्मूला, अब ये देखो लास्ट में मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको पता ही है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6/n²। दिस इज इन केस व्हेन वी हैव टू टेक द यूनिट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ई इन्फिनिटी के लिए n की वैल्यू इन्फिनिटी फिल कर दी और E1 के लिए n की वैल्यू 1 फिल कर दी। अब एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज 0, माइनस माइनस प्लस हो गया और आंसर आ गया आपका +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसीलिए मैंने नेगेटिव का भी दिया था टू चेक दैट द क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट इज देयर और नॉट। ठीक है, तो अगर -13.6 है, सो दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट ऑर्बिट। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है, दिस इज नॉट द आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो गया बेटा? तो दिस इज ऑल अबाउट योर टेस्ट। नाउ लेट्स सबमिट इट। ओके जी, होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे और इसके बाद में मैं ट्राई भी करती हूँ कि आपका जो पीए की कन्फ्यूज़न होंगी टेस्ट की वो भी क्लियर कर दूँ थ्रू डिस्कशन वीडियो। ठीक है जी, बाय बाय, थैंक यू।